गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्टरी क्लास में, जिसमें हमने क्लासिकल फिजिक्स की फेल्योर के बारे में समझा और क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्या है इस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया। आगे फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर डी ब्रोगली वे पार्टिकल डुअलिटी, और उसके बाद स्क्रोडिंजर इक्वेशन, बोथ टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इस दोनों चीज़ को हमने पढ़ लिया। लास्ट क्लास में हमने स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। आज क्वांटम मैकेनिक्स की टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए स्क्रोडिंजर इक्वेशंस की एक एप्लीकेशन, जिसको पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं सब्जेक्ट नेम वगैरह जैसे हमेशा लिखता हूँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हमारे सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स, और जिसकी कोड हम हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे कि AS101T। मॉड्यूल नेम है क्वांटम मैकेनिक्स। My name is Dr. Rakesh Mohan Pujari. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। और हर बार की तरह इसमें जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो है फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल और ये पार्टिकल है क्या, पहले मैं आपको बता दूं। क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम में जब भी हम पार्टिकल की बात करते हैं तो जनरली हम सबएटॉमिक पार्टिकल, जिसके साइज बहुत छोटा है 10⁻⁻15 मीटर, इसी ऑर्डर की फेम्टो ऑर्डर की पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो पार्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक सबएटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के अंदर पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो ज़्यादातर मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है, या वो मेन रोल प्ले करता है। मतलब कोई भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है। तो इसलिए किसी भी मेटल, आपको पता है कंडक्टिविटी के हिसाब से हम मटेरियल्स को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, फिर बीच में सेमीकंडक्टर, और जो बिल्कुल ही कंडक्शंस नहीं करता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्टिविटी करवाने में हेल्प करते हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो वो जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को हम कैसे समझेंगे, ये क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाता, इसलिए इसमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत है। तो हम पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम है क्या, उसको कैसे हम कंसिडर करेंगे। लेट अस कंसिडर a particle
within a one-dimensional potential well, well मतलब कुआं, जो पोटेंशियल वेल है इस ये पोटेंशियल एनर्जी से बनाए हुए हैं। रेंजिंग फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to L. The boundary conditions, आपको पता है बाउंड्री कंडीशंस क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जिससे हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशंस को डिसाइड करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस फॉर वेव फंक्शन। आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल है उसकी कोई ना कोई वेव फंक्शन होता है, तो इसमें जो वेव फंक्शन हम यूज करेंगे सिंबल तो सेम रहेगा साई, इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस होगा वेव फंक्शन 0 होगा फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू L। मतलब साई की वैल्यू फाइनाइट होगा 0 और L के बीच में, 0 या 0 से इस तरफ, L या L से उस तरफ वे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि पार्टिकल ही नहीं होगा। इसको हम डायग्रामेटिकली भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे ये आप देख सकते हैं। इसकी y एक्सिस में हमने पोटेंशियल एनर्जी को लिया, x एक्सिस है लेंथ डिस्टेंस जिसकी रेंज है 0 टू L। पार्टिकल कहाँ पर है, इस जगह पे पार्टिकल है इसके अंदर, और ये जो है पोटेंशियल वेल ये इन्फिनाइट वैल्यू तक जा रहा है, मतलब ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो पार्टिकल इसके अंदर है, मतलब जैसे कि बक्से में बंद है, इसलिए इसको पार्टिकल इन बॉक्स भी कहा जाता है। और इसको हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल वेल भी कहते हैं, स्क्वायर वेल पोटेंशियल वेल। तो इसका मतलब है जो पार्टिकल है इसी पोटेंशियल बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड है, और यहाँ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, और उसके लिए एक वेव फंक्शन हमने डेजिग्नेट किया है। जो वेव फंक्शंस की वैल्यू 0 होगा कहाँ पर, एग्जैक्टली 0 पे, एग्जैक्टली L पे, और 0 से इस तरफ, L से इस तरफ, और साई खाली एग्जिस्ट करेगा इसी बीच में क्योंकि पार्टिकल उसी बीच में है। अब प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कर लिया, अब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की और डिफरेंशियल इक्वेशंस और सॉल्यूशंस की यूज करना पड़ेगा। तो हम पहले कोई भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद उसमें कुछ असम्पशंस लिया जाता है, क्योंकि हम कुछ आइडियल कंडीशंस में प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। assumptions, तो क्या क्या assumptions है। पहला, फर्स्ट, walls of the well are infinitely hard, ये पहला assumption है। दूसरा है collisions of particle within wall are elastic। तो ये दोनों assumptions क्या है। पहला assumption में हमने लिख दिया कि जो बाउंड्री वाल है जिसके अंदर पार्टिकल है वो इन्फिनाइटली हार्ड बना दिया। क्यों हार्ड बना दिया, क्योंकि किसी भी हालत में पार्टिकल उससे पेनिट्रेट करके उसको भेद के उसके बाहर ना जा पाए।
और दूसरा हमने जो कंडीशंस लिया है, कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल विद इन वॉल आर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है कि पार्टिकल क्योंकि मोबाइल है, मूव कर रहा है, तो इसलिए जब भी वो बाउंड्री वाल से कोलाइड करेगा कभी भी वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। इसी चीज को हमने यहाँ डिफाइन किया है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। within the potential well स्क्रोडिंजर इक्वेशन, जिसको हम पिछले क्लास में पढ़ रखे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट, उसको हम यूज करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे स्क्रोडिंजर इक्वेशन को? वन डायमेंशनल है, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा ई के साथ हमने पोटेंशियल एनर्जी भी लिया था, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों? यहाँ लिख देते हैं, पोटेंशियल कंडीशंस। क्या कंडीशंस होगा? u इज इक्वल टू 0 फॉर 0 लेस देन x इज लेस देन l, u इज इक्वल टू इन्फिनाइट वैल्यू फॉर x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन l। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है 0 होगा 0 और l के बीच में, अंदर, दोनों बाउंड्री के अंदर, और पोटेंशियल इन्फिनाइट होगा बाउंड्री से बाहर। तो दोनों केस में पोटेंशियल को हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो पोटेंशियल इनसाइड जिसमें पार्टिकल को हम ले रहे हैं वहाँ पोटेंशियल 0 हो रहा है, तो पोटेंशियल को 0 कर दिया, हमारे इक्वेशन ये बन गया। लेट अस नेम इट इक्वेशन 1। अब ये आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह की एक इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसकी फॉर्म क्या होगा? द फॉर्म ऑफ a function solution for इक्वेशन 1। ऐसे कोई भी मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होगा? साई इज इक्वल टू, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो साइन 2me बाय एच क्रॉस एक्स प्लस बी कॉस 2me बाय एच क्रॉस एक्स। ऐसे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। इसको हमने इक्वेशन 2 दिया। अब ऐसे इक्वेशंस की फिर हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस हम यूज कर रहे हैं, साई इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। तो ये बाउंड्री कंडीशंस इक्वेशन 2 में यूज करेंगे, इन इक्वेशन 2। तो इसमें साई 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 0 इज इक्वल टू बी आ जाएगा और b इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया, साइन 0 इज इक्वल टू 0, खाली इसमें कॉस 0 इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 आ गया। पहला बाउंड्री कंडीशन से ये सॉल्यूशन। सेकेंड जो बाउंड्री कंडीशन है वो होगा साई इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू l।
x इजिकल टू एल। तो b इजिकल टू 0 हमने पुट कर दिया, ये पार्ट 0 हो गया, बचा ये पार्ट। इसमें जब साई इजिकल टू 0 करेंगे और x इजिकल टू एल कर देंगे, इससे जो सॉल्यूशंस निकल के आएगा वो होगा ट्वाइस me अंडर रूट बाय h क्रॉस l इजिकल टू n पाई। h क्रॉस पता है आपको ना वैल्यू, h क्रॉस मैंने पिछले बार भी बताया था, h बाय 2 पाई को h क्रॉस कहते हैं। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, इस कंडीशंस पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो दोनों बाउंड्री कंडीशंस निकलने के बाद दो कांस्टेंट जो था ए और बी की वैल्यू हमने करीब करीब सारे चीज निकाल लिया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आगे हम दोबारा हमारे पास जो इक्वेशन आया 0 इज इक्वल टू ए साइन ट्वाइस me अंडर रूट बाय h क्रॉस l, और इससे जो सॉल्यूशंस निकल के आया वो है ट्वाइस me बाय h क्रॉस l इज इक्वल टू n पाई। इसमें n की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से वैल्यू होगा। अब ये वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगा En वो होगा n स्क्वायर h स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर। इसी से ये आ गया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ और सॉल्यूशंस कर दिया। इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 सभी वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब है कि nth ऑर्डर एनर्जी पार्टिकल की हमने निकाल लिया, जिसमें आप देख सकते हैं n की वैल्यू 1 2 3 वेरी करेगा। तो ये कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बल्कि ये डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो En हो जाएगा n स्क्वायर s स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर। h क्रॉस की वैल्यू सपोज h बाय 2 पाई यूज करते हैं, तो ये फार्मूला इसमें बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी फार्मूला जो आपको इजी लगे उसको याद कर सकते हो। बेहतर है कि ये वाले फार्मूला याद करो जिसमें n की वैल्यू बड़ा इजी है, En इक्वल टू n स्क्वायर स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इसमें E1 s स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर हो गया, E2 बन गया 4 इंटू E1, E3 हो गया 9 इंटू E1, और ऐसे चलता जाएगा। तो कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी है। यही है क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी, जो हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि डिस्क्रीट होता है। फिर हमें डिराइव करना है, एनर्जी हमने डिराइव कर लिया, एनर्जी आइगन वैल्यू बोलते हैं इसको। अब वे फंक्शन डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? फिर हम इस इक्वेशंस पे जाएंगे। n इज इक्वल टू a साइन ट्वाइस m En बाय h क्रॉस x। हमारे पास इक्वेशन था पहले से, b 0 हो चुका है, तो ये इक्वेशन हमारे पास है। इसमें हम पुटिंग वैल्यू ऑफ En की वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें हम यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं En को हम यूज करेंगे यहाँ, तो साइन की वैल्यू आ जाएगा a साइन n पाई x बाय l। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया ये आ गया वेव फंक्शन के लिए। इसमें एक क्वांटिटी अभी भी जिसको हमें डिराइव करना है वो है ये a।
ए की वैल्यू क्या होगा अभी डिराइव करना। ए की वैल्यू डिराइव करने के लिए हम यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। यहाँ कर लेते हैं, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। पहले से पता है आपको, नॉर्मलाइज करने के लिए हम इंटीग्रेशंस करते हैं वे फंक्शन की मॉड्यूलस की स्क्वायर की विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन dx, साइन स्क्वायर dx। साइन की वैल्यू आपको पता है a sin n पाई x बाई l, तो इसकी जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा a स्क्वायर 0 to l, a स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर n पाई x बाई l dx। साइन स्क्वायर थीटा को जब हम इंटीग्रेशंस करेंगे, आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, तो उसी तहत इसको हम बाइफरकेट कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट में dx आ जाएगा, दूसरे पार्ट में 0 to l cos 2n पाई x बाय dx, a स्क्वायर बाय 2 इंटू l। ये इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू l आ गया और ये 0 हो जाएगा। तो हमारे a की वैल्यू क्या आया, ये 1 होता है हमेशा, a इज इक्वल टू 2 बाय l अंडर रूट। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस यूज करके हमने a की वैल्यू डिराइव करा और इसी a की वैल्यू को हम यहाँ यूज कर लिए, तो हमारे वेव फंक्शन की वैल्यू आया sin n इज इक्वल टू 2 बाय l sin n पाई x बाय l। तो इसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन। तो आज हमने क्लास में वेव फंक्शन और एनर्जी दोनों की एक्सप्रेशन डिराइव किया। ये एक डिराइवेशन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो पार्टिकल हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल वेल के अंदर, और उसकी एनर्जी वैल्यू और वेव फंक्शन को हमने डिराइव किया। और ये है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, पार्टिकल इन ए बॉक्स। कोई भी चीज़ पूछा जाए तो ये आंसर आप करेंगे। तो इससे आगे जो टॉपिक होगा जिसको हम पढ़ेंगे वो होगा कॉम्पटन इफेक्ट। धन्यवाद।